एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग चाइना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली चाइना का मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत 1912 के बाद हुआ, जब चाइनीज एम्पायर किंग डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ चाइना एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। पर किंग डायनेस्टी के हार के बाद चाइना में बहुत से पॉलिटिकल और मिलिट्री इनस्टेबिलिटी देखने को मिला और चाइना को एक मॉडर्न हिस्ट्री बनाने का सपना इन 3 सवालों पे खड़ा हो गया। पहला, सोवर्जिनिटी को रीगेन करना, मतलब फिर से एक ऐसा कंट्री बनाना जिसमें गवर्नमेंट अपना डिसीजन बिना किसी एक्सटर्नल और इंटरनल दबाव के ले सके। दूसरा, चाइना में फॉरेन कंट्री की ऑक्यूपेशन यानी कि कब्जे को खत्म करना। और तीसरा, डेवलपमेंट और इक्वालिटी को लाना। हालांकि चाइना की डिबेट को लेकर इन 3 अलग-अलग ग्रुप्स का अलग-अलग व्यू था। पहला, अर्लियर रिफॉर्मर्स यानी ऐसे लोग जो सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते थे, जैसे कांग यूवेई और लियांग कीचाओ, जिन्होंने ये ट्राई किया था कि चाइना के ट्रेडिशनल आइडिया को ही एक नए और अलग तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि वो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा दिए गए चैलेंजेस को फेस कर पाए। दूसरा, इस रिपब्लिक कंट्री के पहले प्रेसिडेंट सान यात सेन जैसे रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरी जापान और वेस्टर्न कंट्री के आइडिया से बहुत ही इंस्पायर थे और वो चाहते थे कि चाइना को भी इनके जैसा ही बनाया जाए। और तीसरा, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लंबे समय से चल रहे इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहते थे और बाहर से आए लोगों को भी भगाना चाहते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न चाइना और ओपियम वॉर के बारे में। तो मॉडर्न चाइना का शुरुआत 16 और 17 सेंचुरी में ही हो गया था, जहां यहाँ के लोगों का सामना पहली बार वेस्टर्न कंट्री के लोगों के साथ हुआ, जिसमें डिजिस्ट मिशनरी यानी ऐसे पुरोहित जो क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए चाइना आते हैं और वेस्टर्न साइंस जैसे कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि शुरुआत में इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा, पर बाद में 19 सेंचुरी के बाद इसका प्रभाव बढ़ने लगा, जब ब्रिटेन ने ओपियम यानी कि ड्रग्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए फर्स्ट ओपियम वॉर किया। तो चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ओपियम वॉर क्या था और क्यों हुआ। दरअसल पहले चाइना से बहुत से गुड्स जैसे कि टी, सिल्क ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था, पर ब्रिटेन का किसी भी तरीके का गुड्स चाइना नहीं आता था, जिसके वजह से सिर्फ ब्रिटेन का ही गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स चाइना आ रहा था। चाइना का पैसा ब्रिटेन नहीं जा रहा था। इसीलिए ब्रिटेन ने पहले चाइनीज लोगों को ड्रग्स का लत लगवाया और उन ड्रग्स को इंडिया में बनवा के चाइना एक्सपोर्ट करने लगा, जिससे हुआ ये कि उनकी ओपियम यानी ड्रग्स के पैसों से ही ब्रिटेन चाइना के गुड्स को खरीद लेता था, जिसके वजह से चाइना की इकोनॉमी डाउन होने लगी, क्योंकि अब ब्रिटेन चाइना के पैसों से ही चाइना का गुड्स अपने कंट्री में ले जा रहा था। इसीलिए किंग डायनेस्टी के एम्पायर इस ओपियम के ट्रेड को बंद कराना चाहते थे और ब्रिटेन बंद करना नहीं चाहता था, जिसके वजह से इनके बीच में फर्स्ट ओपियम वॉर होता है, जिसमें किंग डायनेस्टी हार जाता है। तो कुछ रिफॉर्मर्स जैसे कांग यूवेई और लियांग कीचाओ ने ये रियलाइज किया कि उनको अपने सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है और साथ ही जितने भी पॉलिसी थे उनमें सुधार करना चाहते थे, ताकि एक न्यू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई जा सके, एक न्यू आर्मी और एजुकेशन सिस्टम भी सेटअप की जा सके और एक लोकल असेंबली बनाई जाए, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सेटअप की जा सके। और साथ ही चाइना को कॉलोनाइजेशन से भी दूर रखने की जरूरत है। इस चेंज को करने का जो विचार था लोगों में, वो कुछ कॉलोनाइज कंट्री की नेगेटिव एग्जाम्पल को देखने के बाद आया, जैसे कि इंडिया और 18 सेंचुरी में पोलैंड का बंटवारा। 1903 में लियांग कीचाओ ने ये लिखा था कि वो बिलीव करते हैं कि अगर चाइनीज पीपल को ये रियलाइज करवा दिया जाए कि चाइना वॉज अ नेशन, यानी लोगों में नेशनलिज्म का भावना को जागरूक कर दिया जाए, तभी हम लोग वेस्टर्न कंट्री को रोक पाएंगे। इन्होंने ये भी लिखा था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो ना किसी कंट्री से बल्कि एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
इन्होंने उन इंडियंस को क्रिटिसाइज भी किया था जो ब्रिटिशर्स के चापलूसी करते थे और अपने ही लोगों के प्रति क्रूअल व्यवहार करते थे। इनके इन सारे आर्ग्यूमेंट ने ऑर्डिनरी पीपल को बहुत आकर्षित किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडियन सोल्जर को यूज कर रहे हैं चाइना के वॉर में। इन सब से लोगों ने ही महसूस किया कि हमें ट्रेडिशनल यानी पुराने सोच को बदलने की जरूरत है। फिर हमें कंफ्यूजनिज्म के बारे में बता रखा है। दरअसल चाइना के पॉलिटिकल फिलोसफर कंफ्यूजियस और उनके डिसिपल के नॉलेज और टीचिंग को ही कंफ्यूजनिज्म कहा गया है, जिसमें एक व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को लेकर, प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर और सोशल रिलेशनशिप को लेकर चर्चा किया जाता है। इन सब के अलावा चाइना में बहुत से एजुकेशनल रिफॉर्म भी किए गए, जैसे लोगों को मॉडर्न सब्जेक्ट यानी नए सब्जेक्ट में ट्रेन करने के लिए बहुत से स्टूडेंट को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस भेजा गया ताकि वो नए आइडियाज को सीखकर वापस आए। 1819 में बहुत से स्टूडेंट्स को जापान भेजा गया, जो ना सिर्फ नए आइडियाज को लाते हैं बल्कि चाइना में रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि यूरोपियन वर्ड्स सच एज जस्टिस, राइट, रिवॉल्यूशन के जापानीज ट्रांसलेशन को भी चाइना में लाया गया। 1905 में रूसो जापानीज वॉर, एक ऐसा वॉर जिसमें चाइना के एरिया और टेरिटरी को हड़पने के लिए किया गया था। इस वॉर के बाद चाइना के उस पुराने एग्जामिनेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया, जिसमें लोगों को रूलिंग एलाइट्स यानी चाइना के धनी मनी क्लास में शामिल होने के लिए एग्जाम देना पड़ता था। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1911 में मंचू एम्पायर यानी किंग डायनेस्टी को समाप्त कर दिया गया था और सुन यत सेन के अंडर में एक रिपब्लिक कंट्री एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अगर सन यत सेन की कहानी की बात की जाए तो ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई मिशनरी स्कूल से किया, जहां इन्होंने डेमोक्रेसी और क्रिश्चियन धर्म के बारे में जाना। फिर इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, पर ये हमेशा से चाइना के फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते थे। इनके कुछ प्रोग्राम भी थे जिसको थ्री प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसमें पहला था नेशनलिज्म, जिसका मतलब था मंचू एम्पायर यानी किंग डायनेस्टी को हटाना, क्योंकि ये एक फॉरेन डायनेस्टी के रूप में देखा जाता था। दूसरा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना और तीसरा था सोशलिज्म, जो चाइना के कैपिटल यानी सरकारी पैसों को रेगुलेट करे और सब कोई इक्वल लैंड होल्ड कर पाए। फिर हमें मे 4th मूवमेंट के बारे में बता रखा है। दरअसल चाइना में अभी भी सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं था, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब चाइना ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था और बदले में ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्फ्रेंस में ये प्रॉमिस किया था कि चाइना के जितने भी टेरिटरी को सीज किए गए हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। पर जीतने के बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके खिलाफ 4th में 1919 में बेजिंग के लोगों द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन किया गया। पर धीरे धीरे यही डेमोन्स्ट्रेशन एक मूवमेंट यानी आंदोलन में बदल जाती है और चाइना के इस समय के पूरे जनरेशन को अपने ट्रेडिशन को अटैक यानी छोड़ के मॉडर्न साइंस जैसे कि डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के जरिए चाइना को बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। रिवॉल्यूशनरीज ने भी चाइना के रिसोर्स पर कब्जा जमाए विदेशियों को भगाने की, इनक्वालिटी की और गरीबी को खत्म करने की मांग की। इसके अलावा ये बहुत से रिफॉर्म्स यानी चेंज भी चाहते थे, जैसे लिखने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करना, लड़कियों के पैरों को बांधने के प्रैक्टिस को खत्म करना, शादी में बराबरी और गरीबी को खत्म करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इस रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन के बाद चाइना में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें गोमिंतांग यानी नेशनल पीपल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इमर्ज होते हैं चाइना में स्टेबिलिटी लाने के लिए और कंट्री को यूनाइट करने के लिए। तो चलिए हम लोग नेशनल पीपल पार्टी के बारे में जानते हैं। दरअसल सन यत सेन के आइडिया पे ही इस पार्टी का पॉलिटिकल फिलॉसफी बने। इस पार्टी ने लोगों के 4 जरूरी चीजों को आइडेंटिफाई किया था और इस चीज को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस किया था,
जो कि था क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। और सन यत सेन के मरने के बाद चियांग काई शेक इस पार्टी के लीडर बनते हैं और एक मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च करते हैं, जिसके जरिए उन्होंने वॉर लॉर्ड और रीजनल लीडर्स जो कि अथॉरिटी पे कंट्रोल करना चाहते थे उनको अपने कंट्रोल में किया। इन्होंने वुमेन्स को अपने अंदर इन 4 चीजों को डेवलप करने के लिए इनकरेज किया। पहला कैरेक्टर, दूसरा अपीयरेंस यानी सुंदरता, तीसरा स्पीच यानी बोली और चौथा अपने काम। इन्होंने महिलाओं के रोल को घर तक ही सीमित रखा और यहाँ तक कि वुमेन्स के हेमिलिन यानी स्कर्ट के लेंथ को भी बढ़वाया। इस पार्टी का सामाजिक यानी सोशल वर्क सिर्फ शहरी इलाकों तक ही सीमित था और इस समय इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी स्लो और लिमिटेड था। लेकिन संघाई जैसे सिटी में मॉडर्न ग्रोथ हो चुका था, जिसकी वजह से 1919 के टाइम पीरियड में चाइना में इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी मजदूरों की क्लास इमर्ज हुआ, जिसमें लगभग 5 लाख तक की संख्या थी। हालांकि इस 5 लाख में से बहुत से कम ही लोग मॉडर्न इंडस्ट्री में काम करते थे और बाकी के लोग छोटे मोटे अर्बनिस्ट, ट्रेडर और शॉपकीपर्स थे। इन अर्बन वर्कर्स, खासकर वुमेन्स की वेजेस बहुत ही कम होती थी, पर वेजेस के साथ साथ वर्किंग आवर्स लंबा और वर्किंग कंडीशन भी बहुत खराब थी। यहाँ जैसे जैसे इंडिविजुअलिज्म यानी एक ऐसा सोच जिसमें एक इंस्टीट्यूशन और फैक्ट्री के कंपैरिजन में एक व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाए, तो जैसे जैसे ये बिलीफ बढ़ रहा था वैसे वैसे वुमेन्स के राइट्स को लेकर, फैमिली बनाने के तरीके को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर लोग चिंता और डिस्कशन करने लगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सोशल और कल्चरल चेंजेस के बारे में। तो जैसे ही स्कूल और यूनिवर्सिटी बढ़ते जा रहे थे वैसे ही इसके साथ सोशल और कल्चरल चेंज को भी बढ़ावा मिल रहा था। यहाँ पे जर्नलिज्म भी बढ़ रहा था, जिसके वजह से नए नए सोच लोगों तक आसानी से फैल रही थी। हमें एक मैगजीन के बारे में बता रखा है जिसका नाम था लाइफ वीकली। इस मैगजीन ने अपने पढ़ने वाले को न्यू आइडियाज से महात्मा गांधी और तुर्की के मॉडर्निस्ट लीडर कमाल अतातुर्क जैसे लीडर से इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों ये एनपी पार्टी चाइना में फेल हो जाता है। तो चाइना को यूनाइट करने के बावजूद भी अपने छोटे सामाजिक आधार और लिमिटेड पॉलिटिकल विजन के कारण ये हार जाते हैं। साथ ही सन यत सेन के 2 प्रोग्राम रेगुलेटिंग कैपिटलिज्म और इक्वालाइजिंग लैंड पे इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये किसानों और दिन पे दिन बढ़ती सोशल इक्वालिटी को इग्नोर कर रहे थे और ये लोगों के प्रॉब्लम पे ध्यान देने के बजाय मिलिट्री ऑर्डर पे ध्यान दे रहे थे। यही वो कारण थे जिसके वजह से ये पार्टी चाइना में नहीं टिक पाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कम्युनलिज्म किसे कहते हैं। ये एक आइडियोलॉजी है जिसमें माइल ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि इंडस्ट्री, फैक्ट्री या लैंड, इसका कोई एक ओनर ना हो, पूरी जनता या फिर गवर्नमेंट मिल के ओन करे और जितने भी प्रोडक्शन का इनकम हो वो पूरे जनता में उसके नीड के हिसाब से बांट दिया जाए, जिससे कि लोगों के बीच गरीब और अमीर का भेदभाव खत्म हो जाए। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। दरअसल 1937 में जब जापान ने चाइना पर हमला किया तो ये एनपी पार्टी थोड़े समय वॉर करने के बाद पीछे हट गई यानी हार मान ली। पर इस तरीके की लंबी और थकाने वाली वॉर ने चाइना को कमजोर कर दिया। 1945 और 1949 के बीच प्रोडक्ट्स की कमी होने के वजह से इनका प्राइस 30% हर महीने बढ़ रही थी, जिससे आम लोगों की जिंदगी बर्बाद होने लगी। ये तो बात हो गई शहरों की। अगर गांव की बात की जाए तो यहाँ पे 2 तरह के क्राइसिस आए। पहला इकोलॉजिकल, जिसमें बंजर जमीन, पेड़ की कटाई और फ्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, और दूसरा सोशल इकोनॉमिक, जिसमें लैंड ओनिंग सिस्टम को एक्सपोलिएट करना, कर्जा, पुरानी टेक्नोलॉजी और पुअर कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम थी। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट 1921 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद किया गया। दरअसल इस रिवॉल्यूशन में स्मॉल वर्कर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर रहे थे
क्योंकि ये लोग इन वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट यानी शोषण करते थे। तो इस रिवॉल्यूशन के सक्सेस ने दुनिया के बाकी देशों को भी बहुत ही प्रभावित किया। यहाँ के लीडर जैसे कि लेनिन और ट्रॉट्स्की ने मार्च 1918 में थर्ड इंटरनेशनल कॉमी इंटर कम्युनिस्ट प्लस इंटरनेशनल को एस्टैब्लिश किया, ताकि कम्युनलिज्म को वर्ल्ड के लेवल तक पहुंचाया जा सके और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर को खत्म किया जा सके। तो ये कॉमी इंटर और सोवियत यूनियन वर्ल्ड में जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी थे उसको सपोर्ट किया करते थे, पर ये लोग सिर्फ कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पर ही काम करते थे, जो कि कम्युनलिज्म बिलीव के फाउंडर थे और जो ये मानते थे कि शहरों में रिवॉल्यूशन वर्किंग क्लास द्वारा आएगा। हालांकि शुरू में अलग अलग देश के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन बाद में जब सोवियत यूनियन ने इसको अपने स्वार्थ के लिए यूज करने लगे, तब इसे 1943 में खत्म कर दिया गया। फिर हमें माओ जेडांग के बारे में बता रखा है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेजर लीडर के तौर पे इमर्ज हुए। माओ ने एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और आर्मी पे ज्यादा ध्यान दिया। वो महिलाओं के प्रॉब्लम से भी अवेयर थे, इसीलिए जब ग्रामीण एरिया में वुमेन एसोसिएशन का इमरजेंस होता है तब माओ ने इनको सपोर्ट किया था। इन्होंने शादी के नए कानून भी बनाए, जिसमें शादी को खरीद बेच के कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगवाया और डाइवोर्स को और आसान बनवाया। अब हम लोग लॉन्ग मार्च के बारे में पढ़ेंगे। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी एक पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन जाता है, तब एनपी पार्टी इसके अगेंस्ट हो गया। तो माओ ने जियांजी में, जहां बहुत से पहाड़ होती थी, वहां पे एक कैंपेन बनाता है एनपी पार्टी के अटैक से बचने के लिए। पर बाद में इस जगह को एनपी पार्टी द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके वजह से इनको दूसरे जगह पे बेस बनाना पड़ा। ये लोग एक 6000 मील का लंबा सफर यानी कि लॉन्ग मार्च करते हैं और सांगसी यानान में अपना न्यू बेस बनाते हैं। हालांकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये दोनों पार्टी मिल के काम करते हैं। पर वॉर खत्म हो जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को एक पावर में स्टैब्लिश कर लेता है और गोमिंदांग को यानी एनपी पार्टी को हरा देता है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी। दरअसल माओ ने 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश किया, जो कि न्यू डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। सोवियत यूनियन द्वारा एस्टैब्लिश किया गया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, यानी जिसमें चाइना के सिर्फ वर्किंग क्लास ही स्टेट के पावर को होल्ड कर सकते थे, उससे बिल्कुल उल्टा इस न्यू डेमोक्रेसी में सभी सोशल ग्रुप के लोगों को इक्वल पावर दिए गए। हालांकि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट एरिया को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया, जिसमें प्राइवेट इंटरप्राइज यानी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। हालांकि ये न्यू डेमोक्रेसी का प्रोग्राम 1953 तक ही चला और फिर एक दूसरे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जो कि था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। और इस प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए एक मूवमेंट लाया गया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक लंबी छलांग, जिसके जरिए चाइना को बहुत ही कम समय में एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने की कोशिश की गई, जिसके लिए लोगों के अपने घर के आंगन में ही स्टील फर्नेसेस यानी स्टील की भट्टियां सेटअप करने के लिए बोला गया और ग्रामीण एरिया में पीपल कम्यून्स, जिसमें एक लैंड के बहुत से लोग मिलकर ओन और कल्टीवेट करते थे, उसको स्टार्ट करवाया गया, जिसके वजह से 1958 में जितने भी फार्म पॉपुलेशन थे उसमें से हमें 98% लोग कम्यून्स में ही देखने को मिले। माओ सोशलिस्ट मैन को भी क्रिएट करना चाहते थे, जिसे ये 5 चीजें प्रिय हो: पीपल, फादरलैंड यानी चाइना, लेबर यानी काम, साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी। इन्होंने मास ऑर्गेनाइजेशन को भी क्रिएट किया, फार्मर्स, वुमेन, स्टूडेंट और अदर ग्रुप के लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन फेडरेशन, जिसमें 76 मिलियन मेंबर थे, और ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन, जिसमें 3.29 मिलियन मेंबर थे। हालांकि माओ के ऑब्जेक्टिव और मेथड को पार्टी में हर कोई पसंद नहीं कर रहा था। 1953 से 1954 के कुछ लोग ये आर्ग्यू कर रहे थे कि
हमें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर हमें दो लीडर के बारे में बता रखा है, लिu शाओची और डेंग जिओपी, जिन्होंने कम्यून सिस्टम को बदलने की कोशिश की क्योंकि ये इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा था और स्टील फर्नेसेस वाला आइडिया भी अनयूजेबल इंडस्ट्री साबित हुआ। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फ्लिक्टिंग विजन। सो बेसिकली वैसे लोग जो माओ को सपोर्ट करते थे और एक सोशलिस्ट मैन क्रिएट करना चाहते थे, और वैसे लोग जो इनको अपोज करते थे, उनके बीच कन्फ्लिक्ट होने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि माओ ने इसको रोकने के लिए एक द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन को 1965 में लॉन्च किया, जिसमें रेड गार्ड मेनली स्टूडेंट और आर्मी थे और जिनको ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम और ओल्ड हैबिट के अगेंस्ट कैंपेन यानी अभियान खड़ा करने के लिए यूज किया गया। बहुत से स्टूडेंट और प्रोफेशनल को तो ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया ताकि वो उनके कंडीशन को देख के कम्युनलिज्म के महत्व को समझ पाए और ये भी समझ पाए कि ये जो आइडियोलॉजी है वो प्रोफेशनल नॉलेज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर इस कल्चरल रिवॉल्यूशन के वजह से बहुत से डिस्टर्बेंस देखने को मिले, पार्टी कमजोर हो गई और इकोनॉमिक और एजुकेशनल सिस्टम पे भी भारी रुकावट आ गई। पर 1975 में एक बार फिर पार्टी ने ग्रेट सोशल डिसिप्लिन और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक के एस्टेब्लिशमेंट पर ध्यान दिया ताकि चाइना 20वीं सेंचुरी के खत्म होने से पहले एक पावरफुल कंट्री बन पाए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978। दरअसल इस टाइम पीरियड में माओ की मौत हो जाती है, जिससे कि इस पार्टी के दूसरे लीडर डेंग जिओपिंग बनते हैं। 1978 में पार्टी ने चाइना को मॉडर्नाइज करने के लिए ये 4 गोल्स डिक्लेयर किए, जो कि थे साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस। पर लोग अब इस पार्टी को फिर से क्रिटिसाइज करने लगे थे। जैसे ऑन 5 दिसंबर 1978 को इन्होंने एक वॉल पोस्टर बनवाया जिसपे लोगों ने अपने 5th डिमांड को बताया, जो कि था डेमोक्रेसी, जो कि ये प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। इनको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्योंकि ये ना ही गरीबी को खत्म कर पा रहे थे और ना ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, और ऊपर से इनके पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे थे जो इन सारी चीजों को करते थे, यानी करप्ट थे। और एक बार जब स्टूडेंट बीजिंग के तियानमेन में डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन कर रहे थे, तब इनको बुरी तरीके से मारा गया और इनके डिमांड को भी दबा दिया गया। इन सारे रिफॉर्म्स यानी चेंजेस के टाइम पीरियड के बाद चाइना को डेवलप्ड करने के लिए फिर से डिबेट शुरू किए गए, जिसमें पार्टी द्वारा डोमिनेंट व्यू को सपोर्ट दिया गया, जैसे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल को, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी इकोनॉमिक फ्रीडम को, और वर्ल्ड के दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन बनाने को। पर क्रिटिसाइज करने वालों का ये कहना था कि सोशल ग्रुप के बीच, वुमेन और मैन के बीच बढ़ते हुए इनक्वालिटी की वजह से ही सोशल टेंशन क्रिएट हो रहे हैं, और जो मार्केट की इम्पोर्टेंस पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा था उस पे भी ये सवाल उठा रहे थे। तो इन सब को देखते हुए फाइनली पहले के कन्फ्यूजनिज्म के ट्रेडिशनल आइडिया को अपनाया गया, जिसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि चाइना सिर्फ अपने ट्रेडिशन को ही फॉलो करके मॉडर्न सोसाइटी को बिल्ड करेगा, ना कि वेस्टर्न कंट्री को कॉपी करके। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ ताइवान। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हारने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से भी ज्यादा अमेरिकन डॉलर और तेज कीमती ट्रेजर यानी खजाने को लेकर 1949 में ताइवान भाग जाता है और वहां द रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश करता है। पर अगर ताइवान की हिस्ट्री की बात की जाए तो पहले ताइवान चाइना का ही भाग था, पर 1894 से 1895 के समय में जापान के साथ हुए वॉर में ये एरिया चाइना जापान के हाथों में सौंप देता है। हालांकि द कैरो डिक्लेरेशन और पोस्ट डैम प्रोक्लेमेशन के बाद चाइना फिर से ताइवान पर अपना पावर एस्टैब्लिश कर पाता है, और यहाँ पे जो पावर एस्टैब्लिश किया जाता है वो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नहीं बल्कि नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा किया जाता है। और ताइवान आते ही चियांग काई शेक ने पहले तो वहाँ के लोकल लीडर्स को बुरी तरीके से हत्या कर दी,
लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लिया और इनके खिलाफ जितने भी पॉलिटिकल अपोजिशन थे उन पर भी रोक लगा दिया, और साथ ही जिनके पास इनको अपोज करने की पावर थी उनके पावर को भी छीन लिया गया। हालांकि इन्होंने ताइवान को डेवलप्ड करने के लिए बहुत से रिफॉर्म किए, जैसे लैंड रिफॉर्म, जिसके वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, और यहाँ के इकोनॉमिक को भी मॉडर्नाइज किया गया, जिससे 1973 में पूरे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे पोजीशन पर आ गया। इसकी इकोनॉमी ट्रेड पर डिपेंड थी, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा था, और जिसके वजह से गरीब और अमीर के बीच दूरी भी लगातार कम हो रही थी। पर सबसे ड्रामेटिक यानी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ताइवान अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चेंज हो रहा था, और ये जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस था वो 1975 में चियांग के डेथ के बाद ही धीरे धीरे शुरू हुआ, जिसमें मार्शल लॉ को 1987 में हटा दिया गया, यानी एक ऐसा लॉ जिसमें मिलिट्री को ही मनचाहा करने की परमिशन दे दी गई थी। अपोजिशन पार्टी को भी लीगली परमिट कर दिया गया, और साथ ही फर्स्ट हुई इलेक्शन के वजह से लोकल ताइवानी लोगों को फिर से पावर दिया गया। आप देखोगे कि डिप्लोमेटिक यानी राजनीतिक स्तर पर बहुत से कंट्री ने सिर्फ ट्रेड रिलेशन ही बनाया था ताइवान के साथ, किसी ने भी फुल पॉलिटिकल रिलेशन नहीं बनाया था इसके साथ, क्योंकि इसको एक कंट्री की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि इसे चाइना का ही एक भाग माना जाता था। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।